जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका पर्यावरण अध्ययन के एक नई वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टारगेट है कि ईवीएस में कम से कम आप 30 में से 25 प्लस नंबर लेके आएँ। ईवीएस बहुत ज़्यादा कठिन प्रकृति का नहीं होता है। अगर आप सही से प्रश्नों को पढ़ें और प्रैक्टिस लगाएं तो आप आसानी से ला सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आए हैं जिसमें 30 प्रश्न हैं जो कि पिछले 5-6 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं लगभग उन प्रश्नों को मिलाकर बनाए गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी ऐड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। पहला ऑप्शन दिया है बच्चे कम गलतियां करें। दूसरा है बच्चों को कम करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। चौथा है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा नहीं। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ये ध्यान रखना कि ये नहीं पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है। देखो, सीखने का अवसर मिलना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत से प्रश्न पूछें, ये भी बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए। खोज करने के लिए भी पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। ये तीनों सही हैं। तो गलत कौन सा है? पहला वाला। तो पहला वाला ही उसने पूछा है कि कौन सा नहीं है। कई बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए जब नहीं वाला पूछा जाए तो पहले सही वाले अलग हटा लें, बाद में नहीं वाले का जवाब दें। इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि पहला ऑप्शन है ये एक बहुत सस्ता संसाधन है। दूसरा है ये आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। तीसरा है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। चौथा है ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो जो सही आंसर है वो है इसका चौथा। देखिए, ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, तो इसमें जवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो इसलिए ये गलत है। आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ये गलत है। समुदाय आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। ये एक बहुत संसाधन है चीप, ये भी गलत है। ठीक है, तो सही आंसर है चौथा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? पहला जैसलमेर, दूसरा लद्दाख, तीसरा मेघालय, चौथा दार्जिलिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम, कच्चा आम अचार। तो देखिए कच्चे आम से अचार बनता है, बिल्कुल ठीक है। इससे कच्चे आम को अगर अचार के रूप में प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, सेब को जैम के रूप में प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, आलू को चिप्स के रूप में, लेकिन दूध के लिए पनीर के रूप में नहीं रखा जा सकता। 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के लिए रखा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा जा सकता। तो इसका नहीं है पूछा है, तो आंसर होगा इसका दूसरा वाला। ठीक है, ध्यान रखना है इसे। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ये पूछा है बीज कौन सा नहीं है। ठीक है, गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो इसका जो सही आंसर है वो है साबूदाना। देखिए साबूदाना बनाया जाता है, ये कोई पेड़ से या इस तरीके से नहीं होता है, मैन मेड होता है। बाकी सारे के सारे बीज होते हैं। अगला है देखिए, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है। ठीक है, खरीदती है। ठीक है, यहाँ तक जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं वह क्या कहलाती हैं? मुख्यतः कुछ नहीं करना है, इसमें ये बताना है कि जो आंध्र प्रदेश में जो साड़ियाँ बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, उन पे कौन सी कलाकारी की जाती है। ठीक है, तो वो जो कहलाती हैं उसका सही आंसर है पोचमपल्ली और कलमकारी। ठीक है, ये ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश में। ठीक, पोचमपल्ली और कलमकारी। प्रश्न नंबर 7 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? बहुत आसान प्रश्न है। देखिए पोलियो नहीं होता है,
ठीक है। आनुवांशिक होता है विशेषकर। निमोनिया, निमोनिया क्या होता है आपको पता होगा, फेफड़ों में पानी भर जाता है या ठंड की वजह से होता है। चेचक, तो चेचक चिकन पॉक्स ये इससे नहीं होता है, ठीक है। तो जो वो है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो है रुके हुए पानी से होता है, तो ये सही आंसर होगा आपका। ये सारे प्रश्न लगभग पूछे गए हैं, ठीक है, पिछले वर्षों में। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है आपको बताना है। एक तरफ स्टेट दिया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित नृत्य दिया है। जैसे असम का बिहू, ठीक है, ठीक है ये पूछा है। ओडिशा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। तो देखिए इसमें से पहला सही है, वो है असम का बिहू। देखिए भरतनाट्यम जो है वो है तो तमिलनाडु का, ठीक है। कहाँ का है, तमिलनाडु का, ठीक। जो लावणी है वो होता है पुणे का, ठीक है। और जो कथक है वो होता है उत्तर भारत का, ठीक है, उत्तर भारत, जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें आपने कुछ घराने भी सुने होंगे, बनारस घराना, लखनऊ घराना, तो ठीक है, ये कथक से ही संबंधित है। तो जो असम का बिहू ठीक है, और जोड़ा ठीक वाला ही पूछा था। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एस्किमो अपने घर इग्नू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है, ठीक है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। दूसरा है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तीसरा है बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। चौथा है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ उपलब्ध है। देखिए नीचे से ही हम लगा लेते हैं, केवल बर्फ उपलब्ध है, गलत है। सारी चीज़ें पहुँचाई जा सकती हैं वहाँ। बर्फ मुफ्त में मिलती है या अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, तो देखिए ये भी गलत है। और देखिए बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, यही सही है, ठीक है। जब बर्फ की लेयर बन जाती है तो फिर अंदर का टेम्परेचर भी अधिक हो जाता है, ठीक है। और बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, ये गलत है, ठीक है। तो सही आंसर है दूसरा, ये ध्यान रखिए, ये प्रश्न भी आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है, पूछना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बार बार मैं नहीं पे इसलिए कर रहा हूँ, बच्चे पेपर में ये ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं पूछा है या सही पूछा है, ठीक है। तो 10वां प्रश्न है, बरगद के पेड़ की क्या विशेषता नहीं है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। देखिए बाकी सही है, तीसरा नहीं है कि जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये भंडारण नहीं करती हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये विशेषता नहीं है। बाकी शाखाएं पेड़ों से नीचे लटकती हैं। बरगद का पेड़ आपने देखा हो, ये जमीन के भीतर गड़ी होती हैं, खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं। ये तो सही थे, कौन सा गलत था, ये और गलत वाला ही पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन संरक्षण प्रकरण को, ध्यान रखिए, ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक। तो इसका जो सही आंसर है वो है समाचार पत्र। देखिए क्योंकि इन्वायरमेंट संरक्षण, फ्यूल संरक्षण, ठीक है, फ्यूल कंजर्वेशन के लिए जो है आप समाचार पत्रों से पर डे लेटेस्ट न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें इससे संबंधित चीज़ें मिलती हैं, पेट्रोलियम से संबंधित और भी चीज़ें, ठीक है, तो वो अप टू डेट होती हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 12, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर को कहा जाता है पोर्टफोलियो, दूसरा दत्त कार्य, तीसरा परियोजना कार्य, चौथा घटना वृत्तांत अभिलेख। तो इस तरीके को पोर्टफोलियो कहा जाता है, ये आपको आसानी से पता होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को यानी एसएसटी के शिक्षक को चाहिए कि वह किस बात का ध्यान रखे समूह बनाते हुए, ग्रुप बनाते हुए, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि सुनिश्चित करें लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। तो ये तो गलत बात है, हमेशा समावेशी शिक्षा में ये नहीं होना चाहिए। उनके अंकों के अनुसार ग्रुप बनाए, ये भी गलत है, ठीक है।
केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी, ये गलत है क्योंकि बहुत से विद्यार्थी होंगे तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, ये ठीक है। बहुत आसान प्रश्न होते हैं, सही से अगर आप प्रश्नों को पढ़ेंगे, जैसे इस तरीके का प्रश्न था तो आप एलिमिनेट करते जाइए गलत कौन सा है और उसके बाद सही निष्कर्ष पर अपने आप पहुंच जाएंगे। इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट है, आप इन प्रश्नों को एक बार देख लेंगे तब भी आपके लिए याद रहेंगे। प्रश्न नंबर 14, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एनसीएफ से संबंधित प्रश्न हर वर्ष आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती, ये पूछा गया है। ठीक है, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम। तो देखिए तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना यही नहीं करती, बाकी सारे कामों से रिलेटेड है, इसको एक बार देख लीजिए। 15, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसे देखेंगे मैप में अच्छे तरीके से। मैं आंसर यहाँ पर सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, वो है इसका कि बिहार है उत्तर पश्चिम में, ठीक है, और गोवा जो है दक्षिण पश्चिम में। ये बम्बई के पास में है, ये यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ की सीमाओं के पास में पड़ेगा बिहार। आप अच्छे से इस मैप को देख लीजिए क्योंकि भौगोलिक स्थिति से संबंधित प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं प्रश्न, और ये भी 2018 में शायद ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है क्या कहलाती है। दिशात्मक कौशल पहला, दूसरा चित्रण कौशल, तीसरा स्थिति कौशल, चौथा ग्राफिक कौशल। तो ये चित्रण कौशल, इसको कहते हैं मैपिंग स्किल। एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी अगर प्रश्न समझ में ना आए आंसर, तो आप इंग्लिश वर्जन का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि एक तरफ पेपर हिंदी में होता है, दूसरी तरफ इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश में आप देखेंगे तो बहुत आसानी हो सकता है। जिस प्रकार का ये प्रश्न है, चित्रण कौशल आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे तो मैपिंग स्किल जो कि आपको बहुत आसान लगेगा, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो दूसरा आंसर इसका सही है। देखिए प्रश्न नंबर 17, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाई जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। तो ये एनसीएफ 2005, 1988, 2000, 1975। तो ये चौथा सही है, 1975। इसे याद कर लीजिए सही से, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 18 नंबर, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। स्थानांतरित खेती, एक इसका नाम और है, वो है झूम। तो झूम खेती ये पूर्वोत्तर भारत में होती है, जो मेघालय, असम, इस तरीके के जो क्षेत्र हैं, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, जो क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में होती है पूर्वोत्तर। तो ये सही आंसर है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र दिया जा सकता है या इसका नाम पूर्वोत्तर करके भी दिया जा सकता है। ध्यान रखना है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, स्टेट मैंने बताई दिए कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, और स्थानांतरित खेती को ही इस तरीके से झूम खेती कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। ऑप्शन है, पहला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर, चौथा क्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर है वो सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, जब बारिश होती है यानी कि जल होता है और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, H जो होता है, इसको मिलके H2SO4 बन जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गलत मैंने सॉरी लिख दिया। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 बन जाता है, यानी कि ये एसिड बन जाता है। और एसिड क्या होता है, एसिड बन के उसकी जो संगमरमर है, जो पत्थर है, उसकी चमक के लिए ये फीका करता है, कम करता है। इसी को कहते हैं पीला होना। तो पीले होने के लिए जो जिम्मेदार है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ये जल से मिलकर, जिसे अम्ल वर्षा भी कहते हैं, इस प्रकार का ये कॉम्बिनेशन बनाता है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशियां वे होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है,
यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, और दूसरी होती है सदिश राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है प्लस परिमाण की, यानी कि डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप एक बार नेट पर सर्च करके अदिश और सदिश राशियों के बारे में विशेष पढ़ लीजिए, और विशेषकर जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है, सॉरी, इसमें जो है ये ऑप्शंस गलत दे दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए आप एक बार परिणाम और दिशा अदिश और सदिश राशियों के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं, और जिनमें सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है व्यक्त करने के लिए वो सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। प्रश्न नंबर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अपारदर्शी। ठीक है, ठीक, इसका क्या है? अपारदर्शी, क्योंकि जिससे कुछ गुजर नहीं सकता वो कहलाती है अपारदर्शी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23। एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दाब, दूसरा तापमान, तीसरा सतह क्षेत्र, चौथा भार। तो अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको बहुत आसानी से पता होगा, जो डिपेंड करता है वो है सतह क्षेत्र यानी सरफेस। ठीक है, चौथा 24 नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? यानी कि ईवीएस यानी सामाजिक की कक्षा से संबंधित कौन सी गतिविधियां हैं? चित्र बनाना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए 25। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। सही ऑप्शंस दिए हैं, पहला एकीकृत, दूसरा समावेशी, तीसरा विषयगत और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। हमेशा ध्यान रखना है जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आप या तो आपको कंफर्म पता हो, अगर आपको कंफर्म आंसर नहीं पता है तो ज़्यादा दिमाग लगाए बिना सीधे ऑल ऑफ द एबव वाला प्रश्न ऑप्शन होता है उपर्युक्त सभी, उसी को आपको टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है, प्रश्न नंबर 26 कि विद्यालय में जो मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? क्या सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है? पहला देखिए, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। बिल्कुल सही है। मिड डे मील से विभिन्न जो क्रियाकलाप संबंधित होते हैं वो एसएसटी से संबंधित होते हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, गलत है। ये शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, ये भी गलत है। ठीक है, पोषण से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 15 अगस्त 1995 को ध्यान रखिए एमडीएम योजना शुरू की गई। ठीक है, ध्यान रखिए 15 अगस्त 1995। ठीक है, 15 अगस्त ध्यान रखिए 1995 को ये योजना एमडीएम शुरू की गई थी। ठीक है, 27वां है प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ऑप्शंस हैं, पहला स्कूल बैग का कम वजन, दूसरा है ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, तीसरा है अवोध का भार कम करने की जरूरत है, चौथा है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अवोध का भार कम करने की जरूरत है। ठीक है, ये पर्यावरण अध्ययन यही बताता है कि जो बच्चों का जो बैग का स्कूल का जो भार है उसको कम करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा जो है अपनी सराउंडिंग होती है वातावरण, उससे भी बहुत कुछ सीख सकता है। 28 है बाला का पूरा रूप क्या है? तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपके लिए। जो बाला का पूरा रूप है या पूरा फुल फॉर्म है वो है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। ठीक है, ध्यान रखिए बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, ये भी प्रश्न पूछा गया है पिछले वर्षों में, इसलिए ध्यान रखिए। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, ये एक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए रूढ़िवादी धारणा, अंधविश्वास, वैज्ञानिक तथ्य, मिथक। देखो वैज्ञानिक तथ्य तो है नहीं, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है लोगों के लिए, क्या लगाऊं? तो ध्यान रखना ये एक रूढ़िवादी धारणा है, ये मिथक नहीं है, बल्कि ये एक रूढ़िवादी धारणा है जो पहले से लोग मानते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 है। 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो आपको पता होगा घनत्व D बराबर जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, अब उसने पूछा है आपसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान होगा D इंटू बी। ठीक है, B की गुणा D से हो जाएगी, तो M बराबर D इंटू बी। अब गुणा कर लीजिए, D दिया हुआ है 15 और B दिया हुआ है 3, तो 15 तियां 45। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी है, अगर आप यूनिट सही से करेंगे तो यूनिट जो होगी ml से ml कैंसिल हो जाएगी, जो ग्राम है वही बचेगा, तो 45 ग्राम। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।